नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। अब चंद घंटों का वक्त बचा है जब बिहार चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन नतीजों के पहले लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं वो एग्जिट पोल या तो एक तरफा जीत या अगर प्रदीप गुप्ता के माई एक्सिस की बात कर लें तो वो बेहद क्लोज कंटेस्ट दिखा रहे हैं। यानी कि एग्जिट पोल भी एक मत नहीं है, हालांकि ट्रेंड के मामले में एक मत है कि सरकार एनडीए की बन रही है। वैसे एग्जिट पोल के साथ साथ ग्राउंड में क्या रहा, हमारे साथ संतोष सिंह हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस के बिहार के ब्यूरो चीफ हैं। स्वागत है संतोष जी। थैंक यू। संतोष जी, आपने अभी देखे होंगे लगातार, परसों भी रात को सर्वे आए, कल भी आप रात को सर्वे आए और इन सर्वे से इतर आप लगातार फील्ड में रहे, घूमते रहे। आपका पहला रिएक्शन हम जानना चाहें कि नतीजों के पहले आपने क्या देखा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? देखिए, सर्वे को ज्यादा देखना भी नहीं चाहिए हम लोगों को, फिर वो आप पॉल्यूट हो जाते हैं कि भाई इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये भी कह रहा है वो भी कह रहा है। तो हम लोगों का जो एक रिपोर्टिंग सेंस जो है ना, गट सेंस है, उस पर जाते हैं कि हमने यहां गए थे फील्ड में मोटा मोटी क्या पाया था। तो लार्जली मुझे ये था कि अब होता क्या है ना कि हम लोग इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं इलेक्शन को। मैं शुरू से मानता हूं कि इलेक्शन कंप्लीटली इंटेलेक्चुअलाइज कर दीजिए उसको, जितना उतना ही आसान होगा समझने में। इसमें कोर इशू ये था, माई सोशल कम्बिनेशन वर्सेस योर सोशल कम्बिनेशन, माई लीडर वर्सेस योर लीडर, माई नैरेटिव वर्सेस योर नैरेटिव। ब्रॉडली इन तीन थीमों पर लड़ा गया। अब पहले आते हैं सोशल कम्बिनेशन पर। तो सोशल कम्बिनेशन में हमने ये देखा कि एनडीए जब स्टार्ट करती है तो ऑलमोस्ट 5% के एडवांटेज से स्टार्ट करती है, क्योंकि चिराग कुशवाहा आते हैं, मान लीजिए मुकेश सहनी इस तरफ से उधर भी चले जाते हैं तो उनका 2% घटा देते हैं, इससे 7% होता है। पान समाज वाले आईपी गुप्ता आते हैं तो उनका परसेंटेज में पता नहीं है, तो और लड़े भी नहीं है चुनाव, तो हम उसको उस तरह से काउंट नहीं कर रहे हैं। तो फिर भी एक रफली हम मान के चलते हैं तो 4.5-5% के एडवांटेज से एनडीए स्टार्ट करती है। तो अब यह है कि इसको क्या नैरो डाउन कर रहा है। तो इसमें मैंने ब्रॉडली एक फैक्टर देखा कि नीतीश कुमार का गुडविल है, वोट फॉर गुडविल है। ऐसा नहीं है कि डिसएंचेंटमेंट नहीं, यूथ में डिसएंचेंटमेंट है। यूथ में मैं 2 फाड़ मतलब 3 फाड़ में देखा। यूथ में मैं महागठबंधन की तरफ भी देखा, एनडीए भी देखा, थोड़ा वो जनस्वराज के प्रति भी उनका आकर्षण देखा। महिलाओं ठीक है, वो भी कास्ट लाइन से बहुत लोग देती होंगी, लेकिन उनका सर्ज एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और जिस प्रकार से जीविका समूह ने महिलाओं को मोबिलाइज किया है, और जीविका समूह एक तरह से एनडीए का, नीतीश कुमार का बनाया हुआ एक पॉलिटिकल वर्कफोर्स है। राजनीति में नहीं रहते हुए भी आपके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं उसको पॉलिटिकल तो नहीं है, अपॉलिटिकल वर्क, जो हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स में लोगों के बीच में ब्रिज का काम करती है। तो उनका मोबिलाइजेशन वोट तक रहा, ये नहीं कि रैलियों तक लाने में रहा। उनका मोबिलाइजेशन उनके वोट दिलवाने तक रहा। यहाँ तक कि शिकायतें आ रही है कि पोलिंग बूथ पर जीविका दीदियां क्या कर रही है, जो सीएम दीदियां हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर जो हैं, वो क्या कर रही हैं, जिनके बारे में तेजस्वी ने अनाउंस किया था कि हम उनको 30,000 रुपया या फिर सरकारी नौकरी कर देंगे। उसको सीएम बोलते हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर, जो कि एक हेड होती है। तो कम्युनिटी मोबिलाइजर क्या कर रही हैं। तो मैं देख रहा हूं कि ओमेन का बड़ा वर्ग जो इनका वर्ग रहा है शुरू से, 5 में उतना परिलक्षित नहीं था क्योंकि पहला चुनाव था, पता नहीं था। 10 से पूरी तरफ दिखा, 15 में दिखा, ऑफकोर्स 20 में भी दिखा। लेकिन इसमें मैं ये देखता हूं कि अगर एनडीए की जीत होती है, बड़ी जीत होती है, तो मैं इस चुनाव को 10,000 चुनाव मानता हूं। सिर्फ महिलाओं की वजह से? महिलाओं की वजह से। वो 10,000 बहुत ऐसे कोट्स मिले मुझे कि बेटा कद्दू भात के दिन मिला है, हाँ, न दबे वोट तो कोड़ी फूट जेते, बेईमानी नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो रॉ कोट्स मिले लोगों में, जो सेंस ऑफ लॉयल्टी, वो नहीं जान रही है कि भाई वेलफेयर स्टेट है, टैक्स पेयर का पैसा, उनको क्या निटिग्रिटी पता है। उनको लगा सरकार ने देना, जिक्र खेबे उकरे गए। तो ये लार्जली जो है, मैं मोकामा में घूम रहा था, एक तरफ मर्डर की बात हो रही है कि कौन किसके साथ जाएगा, 4 बूढ़ी बैठी हुई है, वो बात कर रही है पेंशन के, हेलो पेंशन माँ 400 से 1100 हो गए लोग, तो ना इतई बढ़ रहे। तो आप देखिए उनमें क्रॉस द लाइन, मतलब एक वोमेन जो बोलते हैं कि कास्ट न्यूट्रल कंस्टिट्यूएंसी है, वो क्रिएट किया है। वो सर्च देखा। यूथ का जैसे मैंने कहा वो 2 फाड़ था। वुमेन वाले को क्या आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस चुनाव में देखा? अगर हम
5 से मैं लेकर 10 से ज्यादा बड़ा सर्ज देखता हूं। 2010 का जो चुनाव हाँ, है उससे भी उससे बड़ा सर्ज देखता हूं। आप परसेंटेज आधिकारिक रूप से हमारे पास नहीं आया है, फिर देखिएगा। निश्चित रूप से, जबकि आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर में महिलाओं के वोट ज्यादा कटे हैं, एसआईआर कटे हैं, उसके बाद भी सर्च आ रहा है इनका, तो वो एक तरह से देखता है कि लोअर लेवल पर, पंचायत लेवल पर, गांव लेवल पर किस तरह से मोबिलाइज करके उनको बूथों पर लाया जा रहा है। वो खुद भी आ रही हैं, जो नहीं आ रही हैं, तो एक एक जीविका समूह को टास्क दिया गया है कि आप मोबिलाइज करो उनको। तो वो एक तरह से बड़ी संख्या में आ रही हैं। आप तो बेगूसराय में आप मिले ही थे, आपने देखा था किस प्रकार, मटिहानी में हम लोग मिले थे, किस प्रकार के लौट करके आ रही थी, और हम लोग कोई ट्रिगर नहीं, वो शिकायतें कर रही थी कि सोना का दाम बढ़ गए, हमरा नहीं मिलल छे, लेकिन नीतीशे ने देते। तो हाँ, ये बिना क्वेश्चन किए हुए, ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपस की बातचीत है। दोनों नेता के बीच में कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि ना देते थे नीतीश से। तो वो मुझे देखा, वो चीजें झूठी नहीं हो सकती है। मैं मानता हूं कि वोमेन सर्ज जो है ये प्रो इनकम्बेंसी वोट का परिचय है कि लार्जली दिस सेड, आई एम नॉट सेइंग कि वो कास्ट के लाइन पर वोट नहीं देती होंगी, परिवार के लाइन पर वोट नहीं देती होंगी। और दूसरा, 55 फैक्टर को हम लोग क्यों भूल जाते हैं, जो 25 अति पिछड़ी को, यही तो डिसाइडर है। फॉरगेट अबाउट वोमेन एंड यूथ, हर एक इलेक्शन का डिसाइडर 55 होता है। जिधर 55 गया, क्योंकि ये देखिए 113 जातियों का बिखरा हुआ समूह है। कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई इसके बड़े नेता नहीं हुए। कर्पूरी ठाकुर तो जननायक थे, वो तो उनको कहा भी नहीं जाता था, 80 के बाद उनको बना दिया अति पिछड़ों का नेता। अब देखिए अति पिछड़ों में कितना सेगमेंटेशन हो गया, मल्ला के नेता आ गए हैं, ये पान समाज के एपी गुप्ता आ गए हैं, एक वर्टिकल्स उसमें तैयार हो गए हैं। लेकिन लार्जली वो अनरिप्रेजेंटेड है। उनका वोटिंग ट्रेंड होता है कि डोमिनेंट वोटिंग जो ट्रेंड है उसके साथ जाने का, कि भाई जो हमको सुरक्षा कौन देगा। जैसे 55 क्यों कहते हैं भाई, उसको आप देखिएगा, आप 5 घर इधर रहेगा, 5 घर इधर रहेगा, तो गांव में उस तरह बसाया गया है उसको, तो वो उस हिसाब से वोट देते हैं। तो लार्जली 1995 में जो लालू जी बोलते थे कि जिन्न निकलेगा, वो जिन्न 55 था। उसके बाद उनका डिसएंचांटमेंट हुआ, और नीतीश कुमार ने पहले उसको कल्टीवेट किया, और पोस्ट 2014 नरेंद्र मोदी फेनोमेनन जो आता है कंट्री की राजनीति में, तो उसने एक एबीसी वोट को कल्टीवेट किया। तो वोमेन फैक्टर और एबीसी फैक्टर, अगर एबीसी फैक्टर इनकी तरफ शिफ्ट कर गया है, पूरे मल्ला और उसके रिवराइन इकोनॉमी पे जो बेस्ड रहने वाले जो 9% से ऊपर के जो जाति समूह हैं, वो शिफ्ट कर गए हैं। पान समाज के नाम पर पूरा पान सवासी पानर सब शिफ्ट कर गया है। देन आई डोंट नो ये क्या हो सकता है। लेकिन आपको यहां लगता क्या है, क्या आपको लगता है कि पूरा पान समाज के साथ साथ बड़ी तादाद में अति पिछड़ा शिफ्ट हुआ है, या एक सेक्शन ही शिफ्ट है? एक सेक्शन होगा। देखिए उसमें एक मिसकंसेप्शन है, पान सवासी पानर शेड्यूल कास्ट है शुरू ट्रेडिशनली। तो इन्होंने क्या किया, तांती तत्मा जो एबीसी में थे उनको 2015 में नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने उसको अपनी सोशल इंजीनियरिंग करते हुए उसको शेड्यूल कास्ट में कन्वर्ट कर दिया एबीसी। बाद में 24 ने उसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई आप जो शेड्यूल कास्ट का जो कैरेक्टर है डायल्यूट नहीं कर सकते हैं। तो किस आधार पर 1.7% टोटल पॉपुलेशन है। अब आईपी गुप्ता अगर कहते हैं कि हमारी संख्या इतनी बड़ी है, हाँ वो अपनी जाति समूह से निकले हैं, उसके बड़े नेता तांती तत्मा के जरूर हो गए हैं, और उनका रेजोनेंस उनकी 3 सीटों के अलावा भी जहां जहां लड़े हैं उन सीटों पर है, ये मैं मानता हूं। लेकिन एक लार्ज सेगमेंट का मैंने देखा, इसका मैंने एक विलोम भी देखा। मुझे एक वोटर वहां मिले, यादव वोटर थे, तो बोलता है कि हमरा सबसे 55 नहीं सटे छे, 55 नहीं सटे छे हमरा सबसे। तो ये एकदम रस्सा कस्सी का चुनाव है। 2-3% के अंतर का मैं देख रहा हूं। 3-4% का जो जिससे स्टार्ट किया था वो थोड़ा नैरो डाउन किया होगा। 5% के मैंने अंतर नहीं देख रहा हूं। मुझे लग रहा है एनीथिंग बिटवीन 2 to 3% का मैं के मार्जिन, 3-3.5% के मार्जिन पे का अंतर देख रहा हूं। और उसकी कन्वर्टिबिलिटी सीट्स में कितनी होती है वो देखें। रीजन यहाँ पे ये मेरा एक सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि आप 3%, 3.5% तक का आप मार्जिन देख रहे हैं। कल प्रदीप गुप्ता का जो आया है सर्वे माइक्सिस का, एक्सिस माई इंडिया का, उसमें 2% का उन्होंने दिया है। 3%, 2%, 3.5%। मुझे आपको लगता नहीं कि मार्जिन ऑफ एरर जो है 2% तक का हो जाता है? तो अगर इतना क्लोज अगर हम देखते हैं तब तो चुनाव पलट भी सकता है। नहीं, अब देखिए लास्ट बार में तो 0.3% था
तो भी तो सीट में इनको डिफरेंस हो गया ना। 110 लाए, ये 125 लाए, 15 सीट का डिफरेंस था। वहां ये पूरा सिपोलॉजी का सब्जेक्ट है कि वो किस तरह से कन्वर्ट करता है। देखिए, मैं रीजन वाइज में जूझ से घूमा। रीजन वाइज बताइए। हाँ, रीजन वाइज बताते हैं। शाहबाद में मान लीजिए था 4 डिस्ट्रिक्ट आपका है, जो नहीं जानते हैं दर्शकों को बताने के लिए। भोजपुर का जिला हो गया, कैमूर, रोहतास और बक्सर, 4 जिले को मिलाकर के 22 सीटें हैं तकरीबन के 22 सीटें ही है। 2 जीता था एनडीए, 2 जीता था। इस बार उनकी बढ़त दिख रहा है, और बढ़ा रहा है। हाँ। आर बढ़ा रहा, ये शायद बढ़ा रहा। तो इसमें मैं गेन करते हुए दिख रहा हूं। मान लीजिए कि 14-8 ही हो जाता है, 6 सीट का गेन हो गया ना, ठीक है, उस रीजन में गेन हो गया। अब आइए, अब मगध चलते हैं। मगध में घमासान है गजब का। मगध का आप औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और आप नालंदा और नवादा भी ले लें पूरा, तो आपको इतना डिफरेंट डायनामिक्स लगेगा। आपको नालंदा में नीतीश ऑल द वे एकदम, और अरवल और जहानाबाद लगेगा एमजीबी ऑल द वे। और क्षेत्र गया क्षेत्र में थोड़ा सा एनडीए को बढ़त, और औरंगाबाद में 50-50 या थोड़ा सा मार्जिनल। तो ये ऐसा भी अब चंपारण बेल्ट में हमेशा बीजेपी का बेल्ट रहा है, एक एनडीए का बेल्ट रहा है, लेकिन थोड़ा सा वहां टाइट सिचुएशन मुझे दिख रहा है। वहां अगर 1-2 सीटें निकाल दे महागठबंधन। सीवान वाले बेल्ट में जाइए, सारण, सीवान, गोपालगंज, यहां भी 60-40 है, मतलब 60 आपको एनडीए दिखता हाँ, है, 60 एनडीए दिखता है, 40 दिखता है। तो यहां दिख रहा है। फिर आप चलिए तिरहुत में मुझे ये मजबूत लग रहा है। अगर आप सीतामढ़ी के सीट सब देख रहे हैं तो तिरहुत में, हाँ, सीतामढ़ी शिवहर में ये काफी मजबूत है, महागठबंधन मजबूत लग रहा है। फिर मुजफ्फरपुर 50 में तो थोड़ी सी बढ़त मुझे एनडीए की लग रही है। तो ऐसा सा मधुबनी डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, दरभंगा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। मधुबनी क्या लग रहा है? मधुबनी में मुझे लगा बहुत कांटे की टक्कर है, और इस रीजन में दरभंगा में मुझे लगा कि एनडीए को बढ़त है। यहाँ वहां मधुबनी में इवन लगा, मुझे बराबर नहीं लगा ना, इवन लगा कि थोड़ा सा महागठबंधन, हाँ, महागठबंधन इजने हल्का गठबंधन लगा एनडीए को, लेकिन वहां ज्यादा टाइट है, यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं दरभंगा वाले बेल्ट में। अब आइए चलते हैं सीमांचल में 12 निकाली थी 24 में से एनडीए ने, ओवैसी फैक्टर था। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इनको घाटा होने वाला है इस बार के। अगर मान लीजिए हम सीमांचल रिटेन ही कर रहे हैं और जगह जगह प्रेटी इवन ही हैं हम, या थोड़ा सा मार्जिनली अहेड हैं, जहां लॉस हो रहा था वहां गेन ही कर रहे हैं थोड़ा सा, तो किस रीजन में पूरी तरह से हार रहे हैं? एक हैंड्स डाउन, मुझे अगर कहिए एक तरह से नालंदा ले लीजिए, वहां हैंड्स डाउन एनडीए, और इधर आप अरवल और जहानाबाद लीजिए, हैंड्स डाउन महागठबंधन। इन 2 रीजन को छेड़ करके मुझे आइदर पार्टी का क्लीन स्वीप कहीं नहीं लग रहा है कि कोई क्लीन स्वीप कर रहा है। तो ऑफकोर्स इन दोनों के बीच में तो घमासान होता ही होता है। जैसे कहा, लोग कह रहे हैं कि छपरा का बेल्ट देखिए, पिछले बार भी महागठबंधन बहुत अच्छा जीता, इस बार भी कह रहे हैं कि छपरा और सिवान में कह रहे हैं लोग कि महागठबंधन को बहुत बढ़त है। आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता? नहीं, टक्कर है। जैसे छपरा में जैसे खेसारी लाल यादव, अब जैसे कि बहुत लोग कह रहे हैं, मेरे कोरेस्पोंडेंट भी गए थे, तो वो लौट के आए तो बोले कि खेसारी लाल यादव जीत सकता है, क्योंकि वो कैंडिडेट का सिलेक्शन गलत दिया था, और जो रिवेल कैंडिडेट खड़ी हो गई है उसके कारण से राखी गुप्ता, जो भी उसके कारण घाटा हो सकता है। उसी प्रकार डिफरेंट। तो मैं देखा कि छपरा में जितनी सीट है, 4 सीटों पर महागठबंधन मुझे ठीक ठाक करता हुआ नजर आया। फिर उसी तरह से आप सीमान में जाइए तो रघुनाथपुर में ओसामा साहब ठीक करते नजर आ रहे हैं। मंगल पांडे भी की सीट भी काफी टफ है, वो तो वैसे भी उनकी सीट है। एक आध जगह एमएल मुझे जीतता हुआ नजर आ रहा है भोरे से, या फिर मतलब 3-4-5 सीटों में जो है वहां भी एक ये नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा कहीं जनस्वराजी आता है, कहीं एक रिवेल इंडिपेंडेंट भी आ जाता है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे फैक्टर्स आपको त्रिकोणीय 36 कोणीय संघर्ष वाले सीट बहुत मिले। लेकिन लार्जली आपको लग रहा है कि एनडीए को इन सब इलाकों में महिला वोटर्स और पचपनिया या अति पिछड़ी के हिसाब से आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है कि जो भी सोशल कॉम्बिनेशन है, सोशल कॉम्बिनेशन के हिसाब से बढ़त लग रहा है। लीडरशिप में जो एक ट्रस्ट फैक्टर है कि भाई ये ठीक है, बूढ़े हो गए हैं, बीमार हैं, जो भी शब्द दाबले का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन इनका एक सोशल पॉलिटिकल कैपिटल बड़ा कैपिटल है। 20 सालों से जो उन्होंने कमाया है वो चीज है, और ये नया है, अभी अनटेस्टेड है। ठीक है, 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, उस हिसाब से इज ओनली 36-37। और एक जो ट्रस्ट फैक्टर जो जंगल राज वाला प्ले करता है, जो एक नई जनरेशन के लोग आए हैं जिनको कि फॉकलोर से वो कहानी सुनाई गई है, उनमें है
इनके वर्ग में मैंने सीमांचल पूछा कि क्या पोलराइजेशन में एग्रेशन एक ही तरफ से, कल नहीं दोनों तरफ से है। जब दोनों तरफ से एग्रेशन है तो बात न्यूट्रलाइज हो गई। पोलराइजेशन दोनों तरफ से आपको अब दोनों तरफ से टर्नआउट अगर अच्छा हो गया है तो न्यूट्रलाइज हो गया ना। अगर एक ही तरफ का होता, वो तो वैसे ही देते ही हैं एक तरफ से, वहां होता ही होता है। और एक रीजन ये है कि अभी कटनी का समय नहीं है, पंजाब हरियाणा में काम नहीं है, तो जो लोग आए हैं दे स्टेट बैक। माइग्रेंट्स आर आल्सो वोटिंग। और उस माइग्रेंट में अगर हम देखें, मुझे नहीं लगता एक मुस्लिम माइग्रेंट वुड शिफ्ट टू अदर पार्टीज। वो जो एक डिस्ट्रस्ट फैक्टर था ओवैसी जी को लेकर के, यार 5 को जीते 4 तो आरजेडी में चला गया, इनको देने से क्या फायदा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कोई एकदम नहीं जीत सकते हैं, अभी भी एक 2 से 3 सीट जीत सकते हैं। अमौर में उतर के अख्तर उल इमान ही लड़ रहे हैं, वो जीत सकते हैं। किशनगंज के एक सीट में वो प्रभाव हो सकता है, या कटिहार पूर्णिया का भी कुछ निकाल सकते हैं। तो वो चीजें हैं, लेकिन जैसा कि लास्ट बार का प्रभाव था वो प्रभाव नहीं देख रहा हूं। तो एक होता है ना कि अब मैं बराबर बोलता हूं भाई गलत हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा, लेकिन इतना घूमने के बाद जो एक सेंस आ रहा है वो लग रहा है कि तो एक होता है ना कि प्रोबेबल क्रॉसिंग द रूबिकॉन, इटली में रिवर है। नहीं, गलत हो जाना तो कोई भी गलत हो सकता है। पॉलिटिकली करेक्ट सिर्फ बोलना ये कोई जरूरी नहीं है। क्या 122 के नंबर को मुझे पार करती हुई महागठबंधन मुझे नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि कुछ लास्ट बार तो इससे ज्यादा बज था। हाँ, इससे 2020 में आप ज्यादा एकदम मुझे लग रहा था कि सरकार बना सकते हैं या फिर हंग होगा। मुझे 2 ही हंज था कि एनडीए आएगी या हंग होगा, या तीसरा लिटिल था कि ये आ सकता है, लेकिन 2 मेन था कि एनडीए पार कर जाएगी या हंग होगा। लेकिन अब देखिए कितना कम के अंतर में, अब उसमें पोस्टल बैलेट्स का क्या रोल है। 12 सीट का 300 कुछ सीटों से मटियाने के राजकुमार सिंह जीते थे, 12 सीट से शक्ति सिंह यादव हारे थे, जो कि बाद में इस मनोज झा ने बात भी उठाई थी इलेक्शन कमीशन से। लेकिन एक चीज जो हम भी घूमते हुए जो मैंने भी महसूस किया वो दिखा कि एक बदलाव की चर्चा भी बहुत ज्यादा सुनाई दे रही। आप चौक चौराहों पर चले जाएं, युवा अगर 10-20 आपको कहीं दिख रहे हैं आप उनसे बात कर लें, राह चलते हुए कहीं कोई युवकों की फौज दिखाई दे रही है, तो बदलाव 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 बदलाव, इतनी बदलाव की बात मैंने खुद सुनी कि लगने लगता है कि क्या तेजस्वी के पक्ष में ये बदलाव का फैक्टर बहुत हावी है। क्या आपको घूमते हुए बदलाव दिखाई दिया, बदलाव की भाषा सुनाई दी? बदलाव की भाषा सुनाई दी। यूथ में मेजॉरिटी में मैंने देखा बदलाव के लिए था। तो मैं देखता हूं कि यूथ में मैं जरूर देखूंगा 60-40 का होगा। 60-40 महागठबंधन की तरफ मुझे दिखे। और अच्छा, बदलाव में एक क्रॉस कास्ट दिखा या कास्ट में दिखा? कास्ट भी दिखा, क्रॉस कास्ट भी था। कुछ पासवान वोटर्स से मिले जो कि कह रहे हैं कि नहीं हमको नौकरी नहीं मिली है। कुछ कुर्मी वोटर भी मिले जो कह रहे हैं कि हमने लाठियां खाई है पीपीएससी के प्रोटेस्ट में, मैंने मेरे दोस्तों ने, इनको वोट हम कैसे दे सकते हैं। आप ये देखिए ना, यूथ में देखिए, यूथ में भी महिला और पुरुष डिवाइडेड है। यूथ में जब तैयारी करती हुई महिलाओं से आप बात करेंगे, लड़कियों से गांधी मैदान में, या फिर अभी तो गांधी मैदान की जगह कम है उनके पास, गंगा के किनारे घाटों पर वो तैयारी कर रही है, उनको पीपीएस जो भी तैयारी है उस पुलिस वाले जॉब के लिए, तो वो 2 बातें बोलती है, 35% कोटा और सुरक्षा। पुरुष बोलते हैं बदलाव, लड़कों में ज्यादा बदलाव बोलते हैं, और उसमें 90% बोलते हैं नीतीश कुमार। तो यूथ जब बोलते हैं तो आर वी मीनिंग ओनली द मेल यूथ? फीमेल यूथ भी काउंट करेंगे ना, तो वहां भी तो संख्या कमेगी ना। हम वोकल वर्ग से बात किए हैं, वो बोल रहा है, लेकिन हम जब एक रफ कैलकुलेशन जो सब जगह करते हैं, अब क्या है भाई, जब 20 और 18 का ही बैटल है तो मार्जिन तो एरर अब कम होगा ही। लेकिन इसमें एक चीज, जब बदलाव की बात होती है तो एक पीके फैक्टर था। लोग कह रहे हैं कि पीके फैक्टर धीरे धीरे बिल्कुल सिमट गया और पीके फैक्टर अब उस तरीके से जमीन पर वोटिंग के दिन नहीं दिखा। लेकिन पीके के वोट परसेंट को क्या इग्नोर किया जा सकता है? साथ साथ पीके ने चाहे जितना वोट काटा प्रशांत किशोर ने, क्या वो महागठबंधन के लिए फायदेमंद नहीं है? क्या वो एनडीए को ही ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? एनडीए को कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एनडीए में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया हुआ ज्यादा नजर आया। कुछ सीटों पे जहां मान लिया उसने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, यादव कैंडिडेट दिए हैं, उस जगह वो वहां भी करते हुए आए, लेकिन वो इसलिए फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका प्रभाव 20-22 सीटों से ज्यादा मैंने देख रहा हूं। 14-15 सीटों पर ठीक ठाक, और स्ट्रेच कीजिएगा 20-22 सीटों पर लगेगा। तो और जैसे जैसे इलेक्शन का कैंपेन प्रोग्रेस होता है तो लोगों में लगा कि वोट खराब क्यों करेंगे। शुरू में चर्चा हुई कि दिया जाएगा, फिर लगा कि यार कोई इसको दे नहीं रहा है।
अब जब जैसे कि उनके होम कंस्टिट्यूएंसी में प्रशांत के करगहर में, वहां अगर रितेश चौथे नंबर पर उनकी चर्चा हो रही है, चौथे नंबर पर है, दैट टेल्स यू द स्टोरी कि भाई उनके घर से निकलते हैं तो घर में तो गांव वाले बोलते हैं मेजोरिटी में ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अच्छी बात करते हैं, इनको समय लगेगा, इनको थोड़ा टिकना चाहिए। इस चुनाव से इनको जोरन मिल गया है, अब दही जमाना, अगली बार जमाया जाएगा, दूध का इंतजाम करें। नहीं, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या वो नुकसान ज्यादा डेंट नहीं कर रहे हैं? बहुत ज्यादा BJP को, डेंट। NDA वो को? एक्चुअली देखिए, इस बैटल का गेम कुछ और होता, वो त्रिकोण बना पाते। आप जो पूछना चाह रहे हैं ना, पीके त्रिकोण नहीं बना पाए। अगर वो त्रिकोण बना पाते ना तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। वो त्रिकोण बनाने में असफल है। तो मान लीजिए कि अब 243 सीट लड़ रहे हैं, तो कुछ भी आएगा, आपको 5, 6, 7% आ भी जाए, क्योंकि मास लड़ रहे हैं ना, आपका एक नंबर बड़ा है, तो आपके 7-8% भी आ सकते हैं। वो आपका टेक ऑफ पॉइंट होगा। लेकिन मुझे वो हर्ट करते हुए इस तरह से नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ सीटों पर निश्चित रूप से प्रभाव करेंगे। संजय सरावगी की सीट फंसी हुई है दरभंगा में, वहां आर.के. मिश्रा लड़ रहे हैं, जहां मनीष कश्यप लड़ रहा है, वो भी अच्छा खासा सीट है। कोई चिरैया है, उसमें है, मरौरा में भी बात चल रही है, जोकीहाट में बात चल रही है। इस तरह से जहां कुछ सीटों पर उनका ऐसा नहीं है एक प्रभाव नहीं है, वो है, लेकिन वो संख्या बहुत कम है। अगर उनको ये होता ना कि उनके कैंडिडेट 1 साल पहले डिक्लेयर होते, लोगों के पास बैठते, पंचायत घूमते, लोगों की समस्याएं सुनते, कुछ लोगों का काम भी करते, तो एक ट्रस्ट फैक्टर होता। ऑल ऑफ ए सडन आपने कर दिया और एक पार्टी दे दिया, एक नेता के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा था। जो आप दिख रहे थे सोशल मीडिया में, सारे इंटरव्यू दिख रहे थे आपको। तो मैं कहता हूं 3 वर्ष में तो घर नहीं बनता है, पॉलिटिकल पार्टी क्या बनेगी भाई? 3 साल ये टू लिटिल टाइम। हाँ, लेकिन उनको डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। बिहार की राजनीति में एक नया नैरेटिव दिया है, एक नए प्लेयर का बीजारोपण हुआ है, उसका जरूर स्वागत होना चाहिए और उनको टिके रहना चाहिए। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर 10-10 साल के बर्स्ट में काम करते हैं, तो 10 साल यूएन को दिया, 10 साल पोल स्ट्रेटजी को दिया और 10 साल ही पॉलिटिक्स को देते हैं, तो 30 का नजारा कुछ और होगा उनके लिए। एक सवाल अब ये भी आता है कि 2 और पार्टियां हैं, 2-3 और छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको आप किस तरीके से, कांग्रेस 10 सीट कम लड़ी, 60 सीट लड़ी, लेकिन जिस तरीके से पिछले चुनाव में 2020 में कांग्रेस को स्पॉइलर कहा गया कि कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाई, कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट बिल्कुल खराब हो गया और इस वजह से तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई। इस बार आप कांग्रेस को की स्थिति कैसे देख रहे हैं इस चुनाव में? पहले मुझे लग रहा था कांग्रेस बेहतर करेगी और मुझे लगता है कि मैं गलत साबित हो जाऊंगा। मुझे लग रहा था कि पिछले बार से बेटर करेगी, लेकिन जैसे मैं गया कवर करने में, तो मुझे लगता है कांग्रेस पिछली बार से कमजोर परफॉर्मेंस उसका होगा और इधर चिराग का खराब होगा, उधर कांग्रेस का खराब होगा। उनका वीक लिंक कांग्रेस होगा, महागठबंधन का वीक लिंक है। हालांकि ये कन्वर्टिबिलिटी ला रहे हैं चिराग अपने अलायंस। इसका एक मेन कारण ये है कि इन दोनों पार्टियों को जो उधर जो है कद्दावर अपोनेंट मिल गए हैं। अब भाई बीरेंद्र के अगेंस्ट में कौन टिकेगा? भाई बीरेंद्र जैसा चाहिए ना। तो भाई आपने उसको बीजेपी की स्ट्रांग सीट दे दी, जेडीयू की स्ट्रांग सीट दे दी बहुत सारी, और चिराग जी को आरजेडी की स्ट्रांग सीट दे दी। तो वहां कांग्रेस पार्टी को बीजेपी की स्ट्रांग सीट पे लड़ने के लिए दे दिया और इनको आरजेडी। हाँ, लेकिन वो दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरह से म्यूचुअल कन्वर्जन ला रही हैं। अब देखिए, कांग्रेस का म्यूचुअल कन्वर्जन 27 क्यों था 15 में, कि 2 हैवीवेट के साथ में थी, 2 मतलब कहते हैं ना कि 2 मजबूत ईंट के बीच में सीमेंट का काम कर रही थी। तो वो कन्वर्टिबिलिटी बेहतरीन कन्वर्टिबिलिटी थी। तो उस तरह की अलायंस नहीं है कि कांग्रेस की कन्वर्टिबिलिटी ऐसी हो जाए कि वो 60 सीट लड़के 40 निकाल पाए। तो मुझे लग रहा था कि वो अच्छा करेंगे, लेकिन अब सीट वाइज जब एनालिसिस जो सेंस, मैं 37-38 रिपोर्टर जितने डिस्ट्रिक्ट के सबसे बात करके मुझे लगा मैं गलत हो सकता हूं, मैं थोड़ा बायस हो सकता हूं, दूसरा तो नहीं है। तो एक जो सेंस आया, मुझे लगा कि भाई ऊपर नीचे बहुत सारा मल्टीपल फैक्टर है, लेकिन जब पूरा जोड़ घटाव करने के बाद मुझे लगा कि एनडीए सिंपल प्लस मेजोरिटी में कोई दिक्कत मुझे नहीं नजर आ रही है। और अगर इसी तरीके से हम देख लें कि एक चर्चा और चल रही है कि इस बार जेडीयू बहुत अच्छा करेगी, बीजेपी खराब करेगी, और ये दिखाई दे रहा है कई जो एग्जिट पोल है उसमें भी, यहां तक कि माई एक्सिस ने तो 50-55 बीजेपी को दे दिया, यानी कि
74 से 20 सीटें 22 सीटें घटा दी हैं। आपको लग रहा है कि इस लेवल तक जा सकती है बीजेपी? बीजेपी की सीटें निश्चित रूप से घटेगी और जेडीयू की निश्चित रूप से बढ़ेगी, तभी तो सरकार बनाएंगे आप। जेडीयू की उतनी नहीं बढ़ जाएगी कि एकदम फेनोमेनली ऊपर आ जाएगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि दोनों अलायंस के बीच में 5-6 सीट का अंतर रहेगा। मुझे लग रहा है अगर जेडीयू उसमें बड़ा पार्टनर बन जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, उस हिसाब से, क्योंकि इंटरनल बिक्रिंग भी हुई है। अच्छा, जो इनको प्रोजेक्शन जो नहीं किया गया नीतीश कुमार को, तो बीजेपी के सपोर्टर्स या जेडीयू के सपोर्टर्स में थोड़ी नाराजगी थी। और कुछ जगह ऐसे रिपोर्ट आया कि जेडीयू के सपोर्टरों ने महागठबंधन के कैंडिडेट को मदद किया है कुछ जगह। और ये अगर ट्रेंड तो अगर पूरे बिहार में रहा, पूरे बिहार में नहीं देखा, पूरे बिहार में उस तरह से नहीं देखा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया, जैसे देखिए लोग तो ड्रिफ्ट को अरेस्ट भी करने शुरू किए ना। तुरंत सम्राट चौधरी ने कह दिया कि बनेंगे, तो देर नहीं लगा दी ना। टॉप के नेता ने, लेकिन यहाँ के नेता ने सबने कहना शुरू किया। संजय जायसवाल ने बोलना किया और जितने भी लोग थे, फिर इधर से इन्होंने कहना शुरू कर दिया, संजय झा ने कहना जेडीयू शुरू कर दिया, और लास्ट में अमित शाह ने भी कह दिया कि वैकेंसी नहीं, नीतीश जी बने रहेंगे। लेकिन देर हो गई। हाँ, देर हो गई तो वो सब चीज है, लेकिन वो मेजरली लोग यही जानते थे कि इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आरजेडी नंबर 1 की पार्टी हो जाएगी? हो सकती है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज। आई थिंक मतलब इट शुड बी बिटवीन जेडीयू एंड आरजेडी। हाँ, मुझे लगता है फॉर द नंबर 1 स्लॉट के लिए, तो क्योंकि वो ज्यादा संख्या में लड़ रही है ना आरजेडी। हाँ, 143 सीटें ज्यादा संख्या में लड़ रही है, तो आरजेडी की संभावना। आरजेडी अगर सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनेगी तो उनको आएगा कितना, ये भी बात है ना। आपका कांग्रेस वीक लिंक की है, लेफ्ट आपको बहुत अच्छा करता हुआ नजर नहीं, जितना था लेफ्ट आपको पिछले बार से बेहतर है कि नहीं? मोर और लेस सेम लाइन पर है। मुझे नहीं लगता है कि इंप्रूव करते बहुत ज्यादा नजर, एक आध सीट ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं मतलब उसी जोन में उनको देख रहा हूं, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करते हुए नहीं देख रहा हूं लेफ्ट को भी। हाँ। और रामविलास पासवान की चिराग पासवान की पार्टी, हम और इनकी सीटों की छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन एलजेपी ठीक करेगी। एलजेपी अगर डबल डिजिट क्रॉस कर जाएगा तो उनके लिए अच्छा प्रभाव, लेकिन फिर भी उनका स्ट्राइक रेट तो बहुत खराब रहेगा। अभी तक का तो दोनों चुनाव का स्ट्राइक रेट इससे बढ़िया छोटे प्लेयर का रहेगा। हम अगर 3 सीट जीत जाए कोई आश्चर्य कितने होगा, ये भी 2-3 जीत जाए, आरएलएम 2 तो मैं जीतता देख रहा हूं। आईपी गुप्ता 3 में से 2 जीत सकते हैं। सहरसा से लड़ रहे हैं, वो जीत सकते हैं। सहरसा जीत सकते हैं। हाँ, सहरसा जीत सकते हैं, काफी चर्चा है। मैं लोकल बात कर रहा था उनकी। मुकेश सहनी का मुझे 1-2 चीज अच्छा नहीं लगा कि आप गौरा बौराम दरभंगा से लड़ रहे हैं, जहां की पूरा रिवेराइन इकोनॉमी है। अच्छा मैसेज आप दे रहे थे, गौरा बौराम से अपने भाई को विड्रॉ करवा लिया, और आप बोल रहे हैं आप सहनी के नेता हैं, आप खुद चुनाव नहीं लड़े, तो ये सब असर किया है क्या? एकदम करेगा भाई। आप जब प्रशांत किशोर की जब बात कर रहे हैं कि नेता ही चुनाव नहीं लड़ा, आपको डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट कर दिया, लेकिन डिप्टी सीएम लड़ा ही नहीं चुनाव, कैंडिडेट जो है, और जो भाई जो लड़ रहा था भाई को विड्रॉ करवा लिया। तो इसका क्या मैसेज खराब चला गया? ऐसा है? एकदम मैसेज खराब जाएगा। थोड़ा बहुत मैसेज क्यों नहीं खराब जाएगा कि भाई। लेकिन कहा जा रहा है कि महागठबंधन बहुत एकदम एक चट्टान की तरह लड़ा, जहां भी किसी का भी कैंडिडेट था मुस्लिम यादव, एकदम से उन्होंने ठोक के वोट किया है। तो आपको लगता नहीं है कि सब निकाल ले जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। एक तो पूरा चट्टान की तरह लड़ना, और ये देखिए कोई भी वोटर में जो है ना, वो कंस्टिट्यूएंसी वाइज उसका अलग डायनामिक्स होता है। सब जगह के मल्ला उनको वोट नहीं दे रहे हैं। हाँ, कि भाई पूरे बिहार का मल्ला को नेता हो गए और उनको वोट दे दिया। वो सीट, कंस्टिट्यूएंसी, कैंडिडेट, वो सब देख करके वो डिसाइड करते हैं कौन सा जीत रहा है। वो उनको भी देखना है कि इनके साथ रहना है, तो मल्टीपल फैक्टर्स एट प्ले हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि एक ही कलर से करते हैं, वो इतना अंदर में इतनी सारी डायनामिक्स रहती है ना। तो वो अब आप बताइए कि अगर ये बात होती तो 14 और 37, 17, 31% तो मुसलमान और इनको मिल जाते लालू जी को। लालू जी क्यों 18.57% पर चले गए थे 2009 में, 10 में 19% क्यों गिर गए? 2010 की स्थिति और अब में तो बहुत अंतर है। अंतर आ गया। आप मैक्सिमम आप कितना गए हैं? आप लाए हैं 31% कभी क्या हाल फिलहाल के दिनों में अकेले? आरजेडी कितना आप देख लीजिएगा, आप उल्टा के देख लीजिएगा, 20, 22, 23 के करीब होंगे। तो आप अगर हम ये जोड़ लें तब तो 31 से शुरू करते हैं आप। वैसा नहीं होता है। वैसे भी बीजेपी भी नहीं जोड़ सकती, सारे प्रकाश इन्हीं को देंगे, सारे 22 इन्हीं को देंगे।
ऐसा नहीं होता हर तो जगह। बीजेपी भी 18% पे ही आके सिमट रुक जाती है। 18 पे अब अकेले भी लड़ी, परसेंटेज 26 तक लाई है, 26% भी लाई है बीजेपी, ज्यादा सीटें लड़ करके 2015 में। ऐसा नहीं है कि वो ऑलमोस्ट अकेले ही थी। चलिए अब बिल्कुल अब आखिरी में हम आपका नंबर जानना चाहेंगे। आपने आप घूमे इतने समय तक, तो आपको क्या लगता क्यों है? ऐसे क्योंकि एग्जिट पोल- ऐसे ही लोग इतना ट्रॉल कर रहे हैं कि भैया फैन बुआ है नीतीश कुमार का। अब ये नहीं देखता है कि ये आदमी 3 सोशलिस्ट किताब लिखा है, ट्रिलॉजी लिखा है, तो वो आप चर्चा नहीं करेंगे। तो जो आप लोग क्या होता है ना कि बड़ा सिलेक्टिवली बात करते हैं। अब तो रात भर की बात है, मैं तो मेजोरिटी आपको दे ही रहा हूं, सिंपल प्लस मेजोरिटी दे रहा हूं। मैं 2 ही मेजर देख रहा हूं, या तो 128 से 135 के बीच में सिंपल मेजोरिटी। अगर वो 10,000 फैक्टर का ज्यादा वर्क हो गया देन इट कैन क्रॉस 150। हाँ, मैं हंग नहीं देख रहा हूं अभी तक, मुझे हंग, मेरे हंच में हंग नहीं लग रहा है। जो नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, कल गलत होऊंगा तो माफी मांग लूंगा। और महागठबंधन को आप आते नहीं देख रहे जब उनकी महागठबंधन मुझे नहीं लग रहा है, अंदर से मुझे पूरा बहुत, मैं अपने आप को ये कर रहा हूं। वह क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं, मतलब वो उस तरह से एक होता है सेंस ना कि वो आ जाए। अब जैसे रामगढ़ में गया तो वहां बसपा फैक्टर है। अब इतने मल्टीपल फैक्टर है, मैं कैसे देखूंगा भाई कि एक रहता ना कि जिस एरिया में जा रहे हैं, जैसे 10 में हम लोग जिधर जाते थे नीतीश ही नीतीश होता था। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज अगर तेजस्वी मुझे सुनाई देता हर तरह क्रॉस द कास्ट लाइन, मेजरली सुनाई देता कि ये चीज होता जा रहा है, तब न लगता है कि ये आ रहा है। सब अपनी जाति पकड़ के कस के पकड़े हुए हैं, उसी के ऊपर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, बचपनिया, सारे फैक्टर्स को मिला दीजिए, पूरा घालमेल है, बेस में कास्ट है। तो बहुत शुक्रिया संजय जी Thank you. इतने इंसाइट देने के लिए। अरे मुझे लगता है नहीं, आप इतना घूमे और खुद से जो आपका एक्सपीरियंस है और इस चुनाव को आपने जैसे जिया है, मुझे लगता है कि आपका इंसाइट बहुतों के लिए काम आएगा। इसलिए क्योंकि अब कुछ घंटों का वक्त बचा है, लेकिन हमारा जब ये वीडियो आपके सामने होगा तो आपको इस पूरे चुनाव का एक इंसाइट मिलेगा कि अगर ट्रेंड ये शो कर रहा है कि नीतीश कुमार वापिस आ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, और अगर ट्रेंड ये शो कर रहा है कि बहुत कड़ी लड़ाई है, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है, तो उसके पीछे की भी वजह क्या। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। बिहार तक में इतना ही। कल वोटिंग के वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी, जब ट्रेंड के साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि कोई जीता तो जीता क्यों, और अगर हारा तो हारा क्यों। नमस्कार।